वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे कौम से करेंगे खिताब। कल वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला के साथ मीटिंग में कहा था कि भारत को कोविड-19 के बाद किसी सूरत हाल से पैदा हालात का उठाना चाहिए फ़ायदा। नर्सों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए नर्सों की 24 घंटे खिदमत पर अदा किया उनका शुक्रिया। वज़ीर सेहत ने नर्सों की तंजीमों से की मुलाकात। भारतीय रेल आज से चुनिंदा 15 रास्तों पर ट्रेन खिदमत की कर रही है शुरुआत। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलेंगी 15 जोड़ी खुसूसी गाड़ियां। इन ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे टिकट। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे महाजिर मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को मुल्क वापस लाने के लिए जारी वंदे भारत मिशन का आज छठा दिन। कल 5वें दिन गैर मुल्कों से भारतीयों को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचे 4 जहाज। भारतीय बहरिया के मिशन समुद्र सेतु के जरिए भी मालदीव से भारतीयों को लाने का अमल जारी। भारत में कोरोना मामलों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर हुई 31.15%। एक्टिव मामलों की तादाद 46,008। 22,455 मरीज हुए सेहतयाब। 2,293 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 41,71,000 से ज्यादा। 2,85,000 से ज्यादा अफराद की मौत। अमेरिका में कोरोना से 80,000 से ज्यादा अफराद हलाक। बरतानिया, इटली, स्पेन और फ्रांस बुरी तरह से मुतासिर। आदाब नाज़रीन, 5 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। इससे कबल 19 मार्च, 24 मार्च और 14 अप्रैल को भी वजीर आजम ने कौम से खिताब किया था। और वजीर आजम के आज कौम से खिताब पर तफसीली मालूमात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा से। जी अरुण, कल वज़राए आला के साथ वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की जिसमें कोविड-19 वबा से निपटने के साथ साथ माशी सरगर्मियों को भी बढ़ाने के ऊपर काफ़ी गौर व किया गया और रियासतों से उनके हालात पर भी एक जायजा लिया गया। तो ऐसे में वजीर आजम आज कौम से खिताब कर रहे हैं, किस तरह के ऐलानात देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ वो ऐलान कर सकते हैं या फिर क्या कुछ उनके एड्रेस टू द नेशन में होता है, लेकिन जब वो आज पूरे भारतवर्ष से बात करेंगे एड्रेस टू द नेशन में, तो जाहिर सी बात है कि 3 बड़ी बात पर फोकस रह सकता है। सबसे पहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई के बाद का एक रोड मैप प्रस्तुत कर सकते हैं कि आखिरकार 17 मई के बाद में क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि माइग्रेंट जो लेबर का इश्यू है ये धीरे धीरे काफी बड़ा था, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ट्रेन को चलाया गया, श्रमिक एक्सप्रेस को चलाया गया था, जिसके बाद में अब लोग अपने अपने घरों में गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी एक तरह से कंसर्न रह सकता है। तो 17 मई के बाद का शायद एक रोड मैप प्रस्तुत कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में रह सकती है वो ये कि फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री ने जब देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी तो उन्होंने उनसे उनका फीडबैक मांगा है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, हर राज्य क्या कुछ सोचता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दे और ये बताए कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए और कोविड-19 को लेकर के राज्य का क्या मानना है, इसको लेकर के एक फीडबैक मांगा है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता से सीधे मुखातिब हो और जनता से बोले कि आखिरकार क्या आप सोचते हैं, अपने बारे में बताइए कि आप कोविड की लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 19 मार्च को जब उन्होंने पहला एड्रेस टू द नेशन किया था
उस समय पर जो कोविड को लेकर के उस समय पर भी उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन था। तो ऐसे में फीडबैक लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते, वो है एक इकोनॉमिक पैकेज। आर्थिक पैकेज की मांग काफी लंबे समय से चल रही है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, एक इकोनॉमिक पैकेज की डिमांड कर रही है, एक मैसिव इकोनॉमिक पैकेज। तो देखना होगा कि क्या वो इकोनॉमिक पैकेज के कुछ अनाउंसमेंट या फिर कुछ बड़े काउंटर्स को, हाइलाइट्स को अनाउंस करते हैं। हालांकि इस पर स्पेकुलेट करना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, ये कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं कि 17 मई के बाद की डेडलाइन जो रोड मैप है वो क्या कुछ होगा, और एक तरह से वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कोविड से बचाव को लेकर के। कल वो कह ही चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं बनती, सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र हथियार है, और हमें एक बैलेंस व्यू लेना होगा। यानी कि एक तरफ हमें कोविड 19 के स्प्रेड को रोकना है, कम करना है, दूसरी तरफ हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलना है, पब्लिक एक्टिविटी को खोलना है। तो यही बैलेंस अप्रोच लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। जी अरुण, जैसे कि आपने बताया कि आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी और साथ ही साथ वजीर आजम हमारे मुल्क की आवाम को अपने एतमाद में लेकर उनसे राय भी तलब कर सकते हैं कि कोविड-19 की वबा से निपटने के साथ साथ किस तरह से जिंदगी को वापस मामूल पर लाया जाए। खासतौर से ये भी एक फिक्र की बात है कि जिस तरह से अब माशी सरगर्मियों का दायरा बढ़ेगा, तो ऐसे में कोरोना वबा से निपटने के इक़दामात और एहतियाती तदाबीर किस हद तक हमें अपनानी होंगी, किस तरह से कोरोना की वबा को खत्म करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाना होगा। इस बारे में क्या एहतियाती तदाबीर पर गौर व ख़ास किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी जब चीफ मिनिस्टर से बातचीत की तो साफ तौर पर कहा कि जैसे अब वेदर चेंज होगा, मॉनसून आएगा, तो ऐसे में कई अन्य जो बीमारियां होती है, जो बारिश के मौसम में होती है, वायरल होता है, वो फैलेगा। तो उस समय हमें अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है, इसे मजबूत करने की और भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन साथ ही हमने इस बात को समझिए यहाँ पर कि जब 19 मार्च को उन्होंने कोविड को लेकर के जब पहला राष्ट्र को संबोधन किया था, उस समय हालत बेहद गंभीर थे। गंभीर इसलिए थे कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज की ज्यादा सुविधा नहीं थी उस समय पर, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना दुरुस्त नहीं था। आज की तारीख में देखिए, हम लोग 1 लाख के आसपास के टेस्ट पर डे बेसिस पे करने के लिए सक्षम है। आज हमारे पास जो कोविड के जो हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है, उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम लोग कोविड के पेशेंट्स को, अगर कोविड के पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं, आइसोलेशन में लेकर के जा सकते हैं। तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पिछले 1-1.5 महीने में क्रिएट कर दिया। जैसे कोविड हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर के या फिर कोविड के टेस्ट को कितना जल्दी से तेजी से किया जा सके, उस पर भी एक तरह से जो टास्क फोर्स चला था वो लगातार काम कर रहा है। और कई सारी जो चीजें निकल करके आई है पिछले 1-1.5 महीने में, जो कि कोविड को लेकर के रिसर्च के माध्यम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि कोविड एक पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा, नो डाउट रहेगा, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। और हाँ, रूरल एरियाज में, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इसको फैलने से रोकना होगा। ये और बढ़े ना रूरल क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कई सारे माइग्रेंट्स वापस अपने गांव में जा रहे हैं, रूरल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इतने पैसेंजर जो वंदे भारत मिशन की तरफ वापस आ रहे हैं। तो सरकार का फोकस ये है कि ये फैले ना, इसको हम कंट्रोल कर सके। और आंकड़े यही बता रहे हैं कि जिस तरह से 250 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स अभी ग्रीन जोन में है, उसमें कोई भी केसेस कोविड का नहीं है। 200-250 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी जो कि ऑरेंज कैटेगरी में रखी जा सकती है, बाकी की रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट्स है। टोटल 700, 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स पूरे देश के अंदर है। तो ग्रीन जोन में कोई और नया केस ना आ जाए, इस बात पर फोकस है। ऑरेंज जोन जो है देश के अंदर, उसको ग्रीन जोन में कैसे बदला जा सके, उस बात पर फोकस है। रेड जोन के अंदर स्प्रेड और ज्यादा ना फैले, इस बात पर फोकस है। और मुद्दा यही है कि कैसे हम लोग एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ग्रेजुअली खोल सके यहाँ से। जी शुक्रिया अरुण, आपने बहुत तफसील के साथ हमें मालूमात दी। खास तौर से ग्रीन जोन में इन्फेक्शन दोबारा से ना फैले, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में तब्दील हो और रेड जोन जल्द से जल्द ऑरेंज और उसके बाद फिर ग्रीन के जिम्मे में आ जाए, इस बात पर फोकस ज्यादा रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज नर्सों का आलमी दिन है। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नर्सों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नर्सों का आलमी दिन दुनिया को सेहतमंद रखने के लिए 24 घंटे सख्त मशक्कत करने वाली नर्सों के तय शुक्रिया अदा करने का एक खास दिन है। इन दिनों कोविड-19 को हराने की समत में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम नर्सों और उनके अहले खाना के बेहद शुक्रगुजार हैं। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर आज सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क की नर्सों की तंजीमों से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क की नर्सों ने अहम किरदार अदा किया है। आज हमारी नर्सिंग प्रोफेशनल की बहनें हमारे अस्पतालों में, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में फ्रंट से
लीड कर रही हैं, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालकर वो काम कर रही हैं। कोविड के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है, दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं इन सबको हृदय से आज अभिनंदन करना चाहता हूं और खासकर जो कुछ बहनें जिनका हमें जानकारी मिली है, अनीता है, ज्योति है, मार्गरेट है, पुणे की और दिल्ली की, इनके प्राण भी जो है कोविड के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते चले गए। उनकी पवित्र स्मृति को भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली से आज 3 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। नई दिल्ली बिलासपुर ट्रेन 4 बजे रवाना हो चुकी है। हम आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली इस खुसूसी ट्रेन के मुसाफिरों का रद्द अमल दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, हम अपने स्टेट जा रहे हैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर नगर, वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा। सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी बहुत अच्छे से मद्देनजर रखा गया है। जैसे आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हम जैसे ही बर्थ में अपना एंटर किए तो बर्थ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ़ सुथरा है। सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ध्यान रखा है एंड डिब्बे पे जो है पहले से ज़्यादा साफ़ है एंड पहले से ज़्यादा ट्रेन में साफ सफाई की हुई है एंड सरकार ने जो ट्रेन चलाने का प्रबंध किया है बहुत अच्छा किया है। हम बहुत खुश हैं। 2 महीने से हम फंसे हुए थे अपने यहाँ पर, हमारे आज अपने घर जा रहे हैं। और नई दिल्ली से आज 3 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। नई दिल्ली बिलासपुर ट्रेन 4 बजे रवाना हो चुकी है। रवाना होने वालों के चेहरे पर खुशी की लहर है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे राजेश राज से। जी राजेश, 3 ट्रेनें आज रवाना होंगी और बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हो भी चुकी है। ऐसे में ये मुसाफिर जो कई दिनों से फंसे हुए थे, परेशान थे अपने वतन वापस जाने के लिए, इनका क्या रद्द अमल रहा? साथ ही साथ क्या खास एहतियाती तदाबीर की गई कि इन मुसाफिरों के जरिए इन्फेक्शन आगे ना पहुंचे? हाँ, देखिए, भारतीय रेल ने जो मुकम्मल इंतजामात किए उसकी बानगी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। जब यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन के बॉगी तक जब पहुँचे, उस पहुँचने के पहले ही कम से कम कई जगहों से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के अलावा स्वच्छता अभियान से गुजरना पड़ा। उनको सैनिटाइजेशन जो है उनको करनी पड़ी, उसके अलावा स्क्रीनिंग के दौर से गुजरना पड़ा, सामानों की तलाशी की गई और कहीं ना कहीं पूरी तौर पर जो है वो हाइजीन होने के बाद ही उन्हें बॉगियों तक जो है वो पहुंचाने की जो कवायद थी वो पूरी की गई। और जो मुसाफिर थे वो बहुत उत्साहित थे, बहुत गदगद थे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव चल रहा था कि लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक घरों में कैद रहने के बाद वो घरों से बाहर निकले हैं। बहुत सारे ऐसे मुसाफिर थे सादिया, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली आया था और 22 मार्च को हम आए, इंटरव्यू के बाद 8 अप्रैल तक हम फ्री हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम घर तक पहुंच नहीं पाए और लगभग 1 महीने से हम यहां पर फंसे पड़े रहे और जिसकी वजह से काफ़ी जो है मानसिक दबाव से भी गुजरना पड़ा। और उन्होंने भारतीय रेल का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि कहीं ना कहीं रेलवे ने जो इंतजामात किए हैं वो एक बहुत ही मुकम्मल इंतजामात है और हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपने घरों तक पहुंचेंगे और घरों में पहुंचने के बाद जो आपस में खुशियां बांटने का है वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन खुली वो नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ के लिए एक अच्छी सौगात थी। और जो ट्रेन बिलासपुर के लिए गई है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही राहत का। जी शुक्रिया राजेश, इन तमाम तफसीलात के लिए। आपने बताया कि किस तरह से लोग अलग अलग मकासद के लिए आए थे दूसरे शहरों में और वहां पर फंस गए थे। अब अगर उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि वो अपने घरों तक जा पहुंचेंगे आराम से, तो बहुत खुश हैं। और ट्रेन चल रही है, आज 3 ट्रेनें जो हैं वो रवाना होंगी अलग अलग इलाकों के लिए, अलग अलग रियासतों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापसी लाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत वंदे भारत 2 का ऐलान भी कर दिया गया है। इससे कबल 243 मुसाफिरों के साथ एक जहाज सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा। सिंगापुर से आने वाली ये तीसरी परवाज है। इस मौके पर भारतीय हाई कमीशन ने वहां के अफसरान का शुक्रिया भी अदा किया।
सैन फ्रांसिस्को से 225 अफराद के साथ मुंबई पहुंचने वाली प्रवास के मुसाफिरों ने ताली बजाकर क्रू मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब दुबई से 177 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोची पहुंची है। इस तरह कल शाम ढाका से भी 107 भारतीय मुसाफिर एक तैयारे से मुंबई पहुंचे। इस सिलसिले में आज सुबह 3 बजे एक फ्लाइट 139 तलबा के साथ मनीला से अहमदाबाद पहुंची है। बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापसी लाने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। इसके तहत वंदे भारत 2 का भी ऐलान कर दिया गया है। इस पर मजीद मालूमात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे अमृतपाल से। जी अमृत, पहले फेज में हमने देखा कि कई मुल्कों से फंसे हुए भारतीयों को वतन वापस लाया गया और अब इसका फेज 2 भी ऐलान कर दिया गया है। इस फेज 2 में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा? देखें सादिया जी, ये है कि पहला फेज तो अभी चल ही रहा है। जैसे कहा गया कि 6037 लोग अभी तक 12 मुल्कों से वापस लाए गए हैं और अब फेज 2 का जो ऐलान कर दिया गया है वो 16 मई से लेके 22 मई तक होगा। 31 मुल्कों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसमें करीब 150 फ्लाइट्स होंगी, जिसमें फीडर फ्लाइट्स भी हैं। फीडर फ्लाइट्स वो फ्लाइट्स होती हैं कि जैसे मुंबई तक एक फ्लाइट आई है और उससे आगे लोगों को जाना है, तो हैदराबाद जाना है या और छोटी जगहों पर जाना है, तो फीडर फ्लाइट्स यूटिलाइज की जा रही हैं। ये जो फेज 2 के मुल्क हैं वो हैं यूएस, यूएई, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया, रशिया, फिलीपींस, फ्रांस, सिंगापुर, आयरलैंड, किर्गिस्तान, कुवैत, जापान, तो CIS कंट्रीज, नाइजीरिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, इटली, नेपाल, बेलारूस। तो अभी तक हमने देखा कि यूके, सिंगापुर और गल्फ के कुछ कंट्रीज जैसे कि UAE और सऊदी अरेबिया से पैसेंजर्स ज्यादातर आ रहे हैं। पर अब दूसरे मुल्क जैसे कनाडा, ये अपने जो यूरोप के मुल्क हैं, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, इनसे रशिया और CIS कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन मुल्कों से लोग लाए जाएंगे। और ये क्योंकि जैसे आप जानती हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन है किसी भी एक्सपैट्रिएशन एक्सरसाइज का, तो उसके तहत इसका सेकंड फेज अनाउंस किया गया है। सादिया जी अमृतपाल, भारत ने न सिर्फ मकामी तौर पर अपने लोगों की परवाह की बल्कि दूर फंसे हुए भारतीयों को भी वतन वापस लाने में जीत तोड़कर मेहनत की और वंदे भारत मिशन की कामयाबी इसका सबूत है। वंदे भारत मिशन का फेज 2 जो अब स्टार्ट हुआ है, इसमें कितनी परवाजें इस मिशन के तहत काम में लाई जाएंगी? 31 ममालिक से आपने बताया। जी 31 ममालिक से ये स्टार्ट होगा जी 16 तारीख से 16 से 22 तक। पहले 7 दिन का जो मिशन जो 7 तारीख को शुरू हुआ था वो 15 तारीख तक का है। उसमें अभी पिछले 5 दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि 6037 पैसेंजर्स को 12 मुल्कों से लाया गया है। इसमें से अभी तक करीब टोटल 64 फ्लाइट थी। जो टारगेट था वो 14,800 इंडियंस जिन्होंने रजिस्टर किया है इन मुल्कों में, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूके, UAE, मलेशिया, फिलीपींस, इनमें से लाया गया है। और अभी तक 31 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं 64 में से। बाकी की फ्लाइट्स अभी भी, क्योंकि 15 तारीख तक फेज 1 चलेगा, फेज 2 क्योंकि बहुत लोग हैं, खास करके गल्फ में हमारे बहुत सारे लोग हैं भारतीय सिटीजन्स, तो उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, तो उनके लिए उन मुल्कों में जिनमें फेज 1 में ऑपरेट कर रही हैं फ्लाइट्स, उसमें तो करेंगी ही। बाकी जिन कंट्रीज की मैंने बात की, उन कंट्रीज में करीब 150 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी फेज 2 में 16 से लेके 22 तक। जी शुक्रिया अमृत इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि बताया कि फेज 1 में कामयाबी के साथ बहुत से भारतीयों को अलग अलग मुल्कों से वतन वापस लाया गया और अब फेज 2 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद वंदे भारत मिशन के तहत 31 ममालिक से बाहर फंसे हुए भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत आज एयर इंडिया बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चौथा जहाज वहां से रवाना हो चुका है। इस खुसूसी प्रवास से
69 मेडिकल तलबा की वतन वापसी हो रही है। कोरोना के सबब ये सभी तलबा बांग्लादेश में फंसे हुए थे। इन मुसाफिरों ने वतन वापसी के इंतजाम के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। पीर को 104 भारतीय शहरियों को लेकर एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट ढाका से मुंबई पहुंची थी। इससे कबल 8 और 9 मई को भी 2 अलग अलग परवाजों के जरिए भारतीय शहरियों को बांग्लादेश से भारत लाया गया था। और अब बात केरल और लक्षद्वीप के फंसे भारतीयों को मुल्क वापस लाने की, जहां के लिए समुद्र सेतु मिशन के तहत भारतीय बहरिया का जहाज INS जलाश्व आज मालदीव की राजधानी माले के लिए दोबारा से रवाना होगा। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर भारतीय बहरिया का INS जलाश्व इतवार को कोची पहुंचा था। माले में भारतीय हाई कमीशन ने एक बयान में कहा कि केरल के अलावा दीगर रियासतों नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई के बाशिंदों को निकालने के लिए भी मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी से ईमेल airevac.hci@gmail.com के जरिए भारतीय हाई कमीशन से राब्ते में रहने के लिए कहा है। मालदीव से कुल 900 लोगों को निकाला जा चुका है। दूसरे जहाज INS मगर के आज कोची पहुंचने की उम्मीद है। जहाज में 24 भारतीय और एक मरीज समेत 202 भारतीय शहरी सवार हैं। मिशन सागर के तहत भारतीय बहरिया का INS केसरी अपनी पहली मंजिल मालदीव के माले तक पहुंच गया है। इसके जरिए मालदीव के लोगों को भारत की तरफ से तोहफे के तौर पर 850 टन जरूरी खुर्दनी अशिया भी पहुंचाई गई हैं। खुर्दनी अशिया में 200 टन चावल, 140 टन गेहूं और 80 टन चीनी शामिल है। कोविड-19 से निपटने में मदद के मकसद से भारतीय बहरिया के जहाज केसरी को मालदीव, मॉरिशस, मडगास्कर, कोमोरोस और सेशल्स के लिए रवाना किया गया है, जिसमें कोविड-19 से मुतालिक जरूरी दवाएं और जरूरी अशिया शामिल हैं। माले में भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि ये ताउन रमजान के मुबारक महीने के दौरान भारतीयों के जरिए मालदीव के लोगों के लिए दोस्ती की शक्ल में दिया गया एक तोहफा है। नजर डालते हैं मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद पर, जो कि अब बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,455 लोग सेहतमंद होकर अस्पताल से घर वापस जा चुके हैं और 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि भारत में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 31.15% हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना वायरस का चेन तोड़ा जा सके, इसलिए आवाम से तमाम ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की जा रही है। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। कोरोना बुहरान के दौर में दूरदर्शन न्यूज़ लोगों तक मुसलसल सही खबरें पहुंचाने की मुहिम में मसरूफ है। इस ज़िम्न में आज डेली एक्सेसियर के नाम के एक न्यूज़ पोर्टल पर एक खबर में दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे जम्मू और कश्मीर के तलबा से उनकी कॉलेज इंतजामिया ने घर वापसी के लिए बसों का खुद इंतजाम करने के लिए कहा है। PIB फैक्ट चेक टीम ने जब इस दावे की हकीकत जानी तो पता चला कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कश्मीरी तलबा से घर वापसी के लिए खुद बंदोबस्त करने के लिए नहीं कहा। न्यूज़ पोर्टल की यह खबर पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद है। दूसरी जानिब शुमाल मशरक़ी रियासत असम के ताल्लुक से भी एक दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मरकजी वजारत दाखिला ने गुवाहाटी और रियासत के 6 दीगर अजला को रेड जोन करार दिया है। PIB फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच के बाद इस दावे को भी फर्जी बताया। हकीकत यह है कि कोरोना के खतरे का अंदाजा लगाते हुए मुल्क के अजला के मुख्तलिफ जोन में दर्जाबंदी का काम सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत करती है। मरकजी वजीर दाखिला का इस अमल से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। फिलवक्त असम में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं आता, इसलिए ये खबर पूरी तरह से गलत है। कोरोना बुरहान और लॉकडाउन के दौरान जानवरों के चारे की कमी न रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भूसा बैंक की शुरुआत की है। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान योगी हुकूमत को इंसानों के साथ साथ रियासत के मवेशियों की भी फिक्र है। हुकूमत ने बेसहारा मवेशियों और उनके निगहबानों की मदद के लिए पूरी रियासत में भूसा बैंक की शुरुआत की है, जिसका मकसद लॉकडाउन के दौरान मवेशियों के लिए मुसलसल चारा दस्तयाब कराना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर हम 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गौवंश के भरण पोषण का भुगतान करते हैं। तो सबसे अधिक भूसा तो हम उसी धनराशि से क्रय करते हैं। लोगों का मानना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मवेशियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए, अब जैसे 1 महीने 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, अगर ये नहीं होती तो आप क्या खिलाते? तो स्टोर करते हैं और करीब अब तो हम लोगों ने 2 महीने का कर लिया 45 दिन के बजाय। इस सीजन में गेहूं की कटाई भी हुई है, जिससे बड़ी तादाद में भूसा मिला है, जो दीगर दिनों के मुकाबले कम कीमत पर दस्तयाब है। ये स्कीम पैसे की बचत के साथ साथ मवेशियों को साल भर चारा भी आसानी से फराहम कराएगी।
गौवंश को लॉकडाउन के समय सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, जिसमें जो प्रदेश सरकार है वो जो भूसा है उसे खरीदती है ताकि गौवंश जो अलग अलग जगह पर रहता है, चाहे वो गौशाला की बात करें, सरकारी गौशाला हो, वहाँ पर उन्हें किसी तरह के चारे की कमी ना हो। और इसके साथ साथ ही बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो लोग दान देना चाहते हैं, तो उनके द्वारा भी जो चारा है और जो भूसा है वो सुरक्षित रखा जाता है एक तरह से भूसा बैंक में, ताकि उसका प्रयोग उन जानवरों के लिए किया जा सके जिनका कोई नहीं है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। दुनिया भर में कोविड-19 के असरात की बात करें तो इससे मुतासरा मामलों की तादाद अब 41,77,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में इससे अब तक 2,86,000 से ज्यादा अफराद की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका कोविड-19 से बुरी तरह से मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां अब तक कोविड-19 के मुसद्दक़ा मामला 13,47,151 हैं। वहां कोविड-19 से 80,378 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,27,436 मामलात हैं और मरने वालों की तादाद 26,744 हो गई है। वहीं बरतानिया में 2,24,332 मामलात हैं, जबकि 32,141 लोगों की जान जा चुकी है। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है। लोग इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने का सबसे आला और बेहतरीन मकसद है दुनिया की रंगारंगी में खोए हुए इंसान को उससे हटाकर अपने माबूद हकीकी की बारगाह में खड़े होने का एहसास दिलाना और ये याद दहानी कराना कि हमारा असल मकसद अल्लाह के फ़ैसले में कामयाब होना है। रमज़ान इसी मकसद के तहत हमें सबसे कट कर खुसूसन इस माह में तमाम तवज्जो अपनी रूहानी तरबियत और तरक्की पर मरकूज़ करने की दावत देता है। जाहिर है इसके लिए हमें तन्हाई की ज़रूरत होती है ताकि पूरी यकसुई के साथ हम अपनी तवज्जो अपने किरदार की बेहतरी पर मरकूज़ कर सकें। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ का मकसद भी यही है कि इंसान चंद रोज़ के लिए अपनी रूहानी दुनिया का एहतसाब करे और उसकी कमियां दूर करके एक बेहतर इंसान बने। नाजरीन, अब अगर ये तन्हाई ऐसे वक्त में नसीब हो जब सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान बाहर भी तन्हाई हो और घर में आप खुद गोशे तन्हाई के खास्तगार हों, तो अपने दिल से पूछिए कि ये मौका सोने पर सुहागा है कि नहीं। आपने बाहर के बखेड़ों से पहले ही खुद को बहुत हद तक अलग कर लिया है और अब घर में गोशे तन्हाई के तालिब हैं ताकि अपना रूहानी मुहासबा कर सकें। भला इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि कहीं आना न जाना, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपने ऊपर तवज्जो देने की। अगर वाकई हम ऐसा कर लें तो रमज़ान के मुबारक महीने से फ़ायदा उठाकर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम एक ज़्यादा बेहतर इंसान नज़र आ सकते हैं। हमारे अंदर हमदर्दी और गमखारी का जज्बा परवान चढ़ सकता है। अलगर्ज ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान उसके ज़ाब्तों पर अमल एक खारजी दबाव है, लेकिन हमारे लिए ये रहमत की शक्ल में सामने आया है, और वो भी रमज़ान में जब हम खुद ही ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं आना जाना कम हो और इबादत का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिले। राशिद शमसी, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, इसी के साथ यह वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।